ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे कोरोजन बढ़ता गया, ये जो है एक्स का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता चला। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। इस दोनों के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रैन्युलेटेड होता है, ग्रैन्युलेटेड होता है। एक कोई मूर्ति है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो जो है ब्रॉन्ज की बनी हुई। तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, तो ब्रॉन्ज का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉपर होता है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर का दिखता है। देखा आप लोगों ने, किसी ने? मैंने तो नहीं देखा, देखा आप लोग में किसी ने देखा होगा? तो वो जो है ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों ग्रीन कलर का दिखता है? इसी के फॉर्मेशन के कारण, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रैन्युलेटेड होता है। नेक्स्ट में आ जाइए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी इसी दो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये भी बनाता है MgOH होल ट्वाइस डॉट MgCO3, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, जो कि लाइट ग्रे कलर का होता है, लाइट ग्रे कलर का होगा। और ये काफी ज्यादा हार्ड एंड प्रोटेक्टिव होता है। और आपने इसीलिए देखा है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने से पहले हम उसके ऊपर सैंड पेपर से रब करते हैं। किस लिए रब करते हैं? ये रहा रीजन। इसके ऊपर जो हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को वहां से हटाई जाती है, तभी जाकर के वो बर्न हो पाएगा, नहीं तो बर्न नहीं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है, तो वहां पे रिएक्शन होकर के वो फॉर्म करता है Al2O3। ये फॉर्म करता है Al2O3, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड। और वेरी हार्ड होने के साथ साथ ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है। तो ये इतना हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर है कि ये फर्दर एल्यूमिनियम के किसी मतलब रिएक्शन को प्रिवेंट कर देता है। काफी ज्यादा हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर। आपको याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम 5वें नंबर थे, इतना। और उसको हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल में रखते हैं, ऊपर के 5 मेटल, ऊपर में 5वां मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल में रखते हैं। फिर भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाया जाता है। खाना क्यों बनाया जाता है? रीजन क्या है? ये लेयर जो है Al2O3 की जो लेयर है, ये लेयर इसको फर्दर किसी भी तरह के रिएक्शन से प्रिवेंट करे। खाने में तो हम लोग मसाले यूज करते ही है ना, एसिड वगैरह भी यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं, लेमन जूस यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? ये रीजन है इसके पीछे। ये बनाया भी जाता है, एल्यूमिनियम का जब बर्तन बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर ये क्रिएट करी जाती है, जिस प्रोसेस का नाम एनोडाइजिंग है। ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन भी है कि एल्यूमिनियम को जब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, तो नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो धीरे धीरे उसका रिएक्शन स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का काम क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या करेगा? वो एल्यूमिनियम के ऊपर की लेयर को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बना देगा? Al2O3 बना देगा। हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। और हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण जो है वहां पे फिर रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। इसी का जस्ट उल्टा भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम को जब हम एसिड में डालते हैं, कोई नॉर्मल एसिड में डालेंगे, तो इनिशियली उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहता है, बाद में धीरे धीरे उसका रेट रिएक्शन का फास्ट होता चला जाता है। क्यों? यही लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये लेयर जब तक प्रेजेंट होगी, वहां पे क्या होगा? जब तक ये लेयर है तब तक रिएक्शन होने नहीं देगा। धीरे धीरे ये लेयर डिजॉल्व होगी, तो जब धीरे धीरे ये लेयर डिजॉल्व होगी, तो फिर डिजॉल्व होते ही रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाए। समझ में आया? तो एकदम यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करेगा। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा Ag2S। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का कलर जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये नॉर्मल लेयर होती है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, हार्ड ही बोल लो, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होती, हार्ड लेयर होता है, ब्लैक कलर का लेयर होता है। ये गैस है, ये एटमॉस्फेरिक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो ये 5 मेटल है। अब इसमें ये सब के सब कोरोजन है, सिर्फ इस वाली कोरोजन को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। है ये कोरोजन ही, सिर्फ इस वाली कोरोजन का नाम रस्टिंग है। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो मेरे ख्याल से सबको पता है। ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग। मैं सिर्फ रस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं? ऑयलिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गई,
है ना। ये सब हो गया। एलॉइंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग और सबको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कॉपर तुरंत बना लेगा ग्रीनिश लेयर, लेकिन कॉपर को अगर ब्रॉन्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या ब्रास के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो वहां पे जो है फिर ग्रीनिश लेयर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गया इसके बारे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछना है किसी को? टार्निशिंग, सबकी टार्निशिंग। टार्निशिंग का मतलब है उसका कलर जो है डल हो जाना। टार्निशिंग वर्ड का मतलब है कलर का डल हो जाना। जब कोई एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, एसिड की जो डाइल्यूशन होती है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। हाईली एक्सोथर्मिक तो समझता है ये सब लोग, जहाँ पे हीट रिलीज होती है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं कि जैसे एलपीजी को बर्न किया तो वो एंडोथर्मिक है। नहीं, एंडोथर्मिक कैसे हो सकता है? वो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना, बिना इग्निशन टेम्परेचर पहुंचे वो बर्न कैसे होगा? क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर कम कम रहेगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, अपने आप जलते रहता है वो। एटमोस्फेयर में छोड़ दो, अपने आप जलते रहेगा। क्यों? इग्निशन टेम्परेचर कम। फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस की इग्निशन टेम्परेचर इतनी कम होती है कि वो अपने आप एयर में जलता रहता है। तो वो सब सब्सटेंस की इग्निशन टेम्परेचर कम है। अब जैसे एलपीजी है, एलपीजी की जो इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक तो उसको लेके जाना पड़ेगा ना पहले बर्न होने के लिए। तो माचिस आपने जलाया, माचिस जला करके आपने सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट किया है, आपने इनिशिएट कर दिया। उसके बाद क्या है, वो अपनी रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड एनर्जी से खुद ब खुद जलता रहेगा और एनर्जी रिलीज करता रहेगा। अपना आपका काम था सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना। अब अपनी एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है, उससे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिलीज करके वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों? कॉन्टिन्यूसली अपनी हीट से खुद भी जल रहा है और वहां पे जो है एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, अब जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए उसको, तो वो एंडोथर्मिक हुआ, जहां पे कॉन्टिन्यूसली उसको एनर्जी चाहिए। अब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब क्या मान लो, सपोज करो कि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करके आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। अब इसको ब्रेक डाउन करनी है तो आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर, जब तक हीट प्रोवाइड करोगे तभी तक ये रिएक्शन होगा। हीट प्रोवाइड करना आपने जहां रोका, रिएक्शन रुक गई। क्यों? एंडोथर्मिक। लेकिन क्या एलपीजी के केस में ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, अपनी एनर्जी से खुद ब खुद होता है। समझ में आ गया आप लोग को सबको? तो हम लोग बात कर रहे थे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। एसिड की जो डाइल्यूशन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या है कि आप जब उसमें एसिड में अगर कभी गलती से पानी डाल दोगे तो क्या होगा कि अचानक जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो स्प्लैश आउट हो सकता है, कपड़े पे, स्किन पे, इस सब पे गिर सकता है। तो हम लोग जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने का तरीका ये होता है कि एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने पानी डाल दिया, अब इस पानी में एक ड्रॉप एसिड की डाली, उसमें हमने एक ग्लास स्टीरर डाली और ग्लास स्टीरर से उसको अच्छे से मिक्स कर, फिर उसके बाद दूसरी ड्रॉप डाली, फिर उसमें जो है स्टीरर से अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर तीसरी ड्रॉप डाली, फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स क्यों करना जरूरी है? सो दैट की हीट प्रोड्यूस्ड हियर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। समझ में आई बात? ये इसलिए मिक्स करनी जरूरी। तो ये हो गया डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसी को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। तो रीजन समझ में आ गया? प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, डाइल्यूशन। इवन ये मत समझिएगा कि सिर्फ एसिड की डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, नहीं, बेस की भी डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन कम होती वो भी एक्सोथर्मिक, लेकिन कंपैरेटिवली इसके कम। ओके, आप लोगों ने सबने वॉशिंग सोडा देखा है? सबने देखा है वॉशिंग। तो अगर आपने वॉशिंग सोडा देखा है तो आप एक चीज बताओ कि वॉशिंग सोडा कैसा होता है, गीला होता है कि सूखा होता है? सूखा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे तो? ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O जो वॉशिंग सोडा है, केमिकल नेम इसका है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है कि Na2CO3 जो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अटैच्ड है, फिजिकल प्रेजेंस।
इसके पास जगह इतनी ही है कि ये 10 मॉलिक्यूल पानी को ही अटैच कर सकते, इससे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल को अटैच नहीं कर सकते। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 10 मॉलिक्यूल पानी को अपने साथ अटैच कर सकते, और जब ये 10 मॉलिक्यूल पानी को अपने साथ अटैच करेगा तो ये गीला नहीं हो जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये गीला हो जाएगा, गीला नहीं होगा, बल्कि वो पाउडर से क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पाउडर से क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल which is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form. तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल that is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form. पाउडर से किस फॉर्म में क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टल के फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो गीला हो जाए। ठीक है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन सब्सटेंस को गीला नहीं करता, बल्कि उसको पाउडर से क्रिस्टल के, क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है ना, नमक का क्रिस्टल होता है, उसी तरह से पाउडर मतलब जैसे टेल्कम पाउडर, पाउडर उस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उससे क्या होगी? क्या वो Na2CO3 जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो कलर, मास, डेंसिटी, ये सब चीजें चेंज हो। ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो। कलर, मास, डेंसिटी, ये सब चीजें चेंज होती है। क्या चीज चेंज नहीं होती? केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज पानी उसके साथ फिजिकल प्रेजेंस में है। आप गर्म करोगे तो सबसे पहले पानी इवापोरेट हो, इवापोरेशन होगी पानी की। पानी जब इवापोरेट हो जाएगा, अब अगर उसमें कोई केमिकल चेंज आनी है तो केमिकल चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो that much number of the water molecule which is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form, and that is going to change the physical property of the substance only. There will not be change in its chemical property. That number of the water molecule, it may be different for the different substances. Like for Na2CO3, it is 10 number of the water molecule, but for copper sulfate, it is 5 molecule of the water. For iron sulfate, it is 7 molecule of water. For calcium sulfate, it may be 2 molecule in the case of gypsum, it may be half molecule in the case of POP. ठीक है, तो सॉल्ट में मैं आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्ट बता देता हूं, बाकी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह प्रिपरेशन कैसे होगा, यूज कैसे होगा, वो सब करो आप। सॉल्ट जो है, इसको समझने के लिए सिंपली समझो कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ बनेगा वाटर। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे जिसमें H+ का आयन बहुत ज्यादा है, और वीक एसिड उसको बोला जाएगा जिसमें H+ आयन का नंबर बहुत ही ज्यादा कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जांपल हैं, ये है HNO3, HCl, H2SO4। बस ये तीन ही तो नाम याद रखें, बाकी इस तीनों को छोड़ दो तो जितने भी एसिड आपको पता है सबके सब वीक हैं। CH3, COOH, H2CO3, H2SO3, H3PO4, नॉर्मली जो यूज ये सब यूज होता है। बेस में आ जाओ, बेस में तो बेस में भी दो होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में OH- आयन का नंबर काफी ज्यादा हाई होगा, और वीक बेस में OH- आयन का नंबर काफी ज्यादा कम होगा। अब OH- आयन का नंबर बहुत ज्यादा हाई कहाँ कहाँ पे है? NaOH और AOH में, और LiOH में भी होता है। बाकी इस तीनों को छोड़ दो तो सबके सब MgOH होल ट्वाइस, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये सबके सब वीक बेस है। ठीक है, सबके सब वीक बेस है। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हो, मतलब इस तीनों में से किसी को, अगर इस तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट करोगे तो दोनों का नंबर हाई है, इसका भी नंबर हाई है, इसका भी नंबर हाई है, ये क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट का जो पीएच होगा वो लगभग 7 के आसपास होगा। ठीक है, लगभग 7 के आसपास। लेकिन अगर आप इस सॉल्ट को इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा क्या? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है और इसका नंबर कम है, तो पीएच का जो यहाँ पे आएगा वो होगा लेस देन 7। पीएच विल बी लेस देन 7।
अगर आप वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हो, देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसके कारण जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। कहने का मतलब इस सब में से किसी को, अगर आप इस सब में से किसी के साथ रिएक्ट करते हो तो वो सॉल्ट बेसिक बनेगा, जिसकी पीएच जो होगी दैट विल बी मोर देन 7। उसी तरह से अगर आप इसको इसके साथ रिएक्ट करते हो, मतलब इस सब में से किसी एक को, अगर इस सब में से किसी एक के साथ रिएक्ट करोगे तो वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जिसकी पीएच जो होगी वो लगभग 7 के आसपास। तो कोई भी सॉल्ट को देख करके आप बता सकते हो कि उसका एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट में पहला जो मेटल वाला पार्ट है वो हमेशा बेस का पार्ट, मेटल वाला पार्ट हमेशा बेस का होगा, और बाकी जो पार्ट है वो एसिड का पार्ट होगा। तो कार्बोनेट वाला पार्ट एसिड का है, मतलब इसका एसिड क्या है, H2CO3 हो गया, और ये क्या है, ZnOH होल ट्वाइस हो गया। अब आप देख लो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, देख करके आप पता कर सकते हो कि वो वीक सॉल्ट है, मतलब एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, देख के पता कर सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, NaHCO3। NaHCO3, अब इसमें मेटल वाला पार्ट बेस क्या है, मतलब ये बेस हो गया इसका क्या, NaOH, और बाकी पार्ट जो है एसिड का हो गया, ये हो गया H2CO3। H2CO3 हो गया। तो देखो अब इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैसा सॉल्ट होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट होगा तो बेसिक सॉल्ट है NaHCO3। बेकिंग सोडा आपको पता ही है, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा की जो बेसिसिटी है वो 7 से ऊपर होती है, और 7 से ऊपर होने के कारण इसको हम लोग यूज भी करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, जब एसिडिटी हो जाता है तो यूज करते हैं ना, एसिडिटी कंट्रोल करने में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, एसिडिक बेसिक सॉल्ट। HCl का पीएच बताओ, इसका एसिड बताओ, बेस बताओ, NaOH। C17H35COONA। पहले ये बताओ ये एसिडिक सॉल्ट होगा कि बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट है सॉल्ट। इसका एसिड है हो गया ये C17H35COOH, और बेस हो गया NaOH। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है ना, स्टीयरिक एसिड बोलते हैं, स्टीयरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड। और ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है पता है, सोप का। ये सोप है, सोडियम स्टीयरेट सोप है, तो सोप कौन सा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सोप अगर पानी में डिजोल्व किया जाए और उसका पीएच पेपर पे चेक किया जाए, क्या कलर आएगा, मोर देन 7। कलर क्या आएगा, ब्लूइश ग्रीन की तरफ, ग्रीन से ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो सोप को क्या हम लोग एंट बाइट पे यूज कर सकते हैं या हनी बी बाइट पे यूज किया जा सकता है, क्यों यूज किया जा सकता है, समझ में आया, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है, पीएच विल बी मोर देन 7। ओके, इसी तरह से टूथपेस्ट भी एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सब्सटेंस है। KNaCl, कॉपर, ये हो गया रिएक्टिविटी। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप सबको पता है कि पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव है और प्लैटिनम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये हाईएस्ट रिएक्टिव है क्यों, अगर पूछा जाए कि पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली। समझ में आया, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली। तो अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन डोनेट कर सकता है, पोटेशियम डोनेट करता है, उससे कम आसानी से कौन डोनेट करेगा। और इस सब में सबसे लीस्ट प्लैटिनम है, क्योंकि प्लैटिनम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऑल्दो है इलेक्ट्रॉन बहुत सारा उसके। सिल्वर देखो ना, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, वहां से रिएक्शन करना आसान नहीं है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन बहुत है उसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये सब बारे में डिटेल में बाद में देखिए। पोटेशियम सबसे ऊपर है। अब इसमें एक और चीज है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्शन में क्यों लिखा गया, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि हाइड्रोजन कई सारे मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, कई सारे मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन क्यों है इस रिएक्टिविटी से, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे कि ये कई सारे मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है वो या तो वाटर के साथ होता है या एसिड के साथ होता है, और इस दोनों जगह पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहां पे हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज करते कि कोई मेटल उससे ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव, कि वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये दो रीजन हो। पहला रीजन क्या हुआ है? पहला रीजन है ये, हाँ, हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? डिफरेंस पॉइंट की तरह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो हमारे पास मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन है, वाटर में भी है और एसिड में भी है। तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कि ये जो है हाइड्रोजन कोई मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, या एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इस चीज के लिए हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो समझना है अभी वो ये समझना है कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्शन कम होती चली जाएगी, और जब रिएक्शन कम होती चली जाएगी तो रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हीट डालते हैं। तो जब हम रिएक्शन कर रहे हैं मेटल का वाटर के साथ, और मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करके अगर आप उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे तो क्या होगा कि वाटर जो है दो फॉर्म में, वाटर जो है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो वहां की कंडीशन में, और अगर मेटल लिक्विड के फॉर्म है वहां के कंडीशन में, दोनों जगह पे रिएक्शन अलग अलग होगी। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया और वहां पे रिएक्शन में होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। ये दो रिएक्शन हो गए। क्लियर है सबको ये दो पॉइंट? अब देखिए ऊपर वाले जो दो मेटल है पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम और सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा KOH। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैस बना, यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, और ये हीट एनर्जी क्या करेगी? हाइड्रोजन को बर्न कर देगी। हाइड्रोजन जो है वहां पे बहुत तेज बर्निंग होगी, एक्सप्लोजन के साथ बर्निंग होगी। ठीक है, तो किस दोनों में? सोडियम में और पोटेशियम, ऊपर वाले दो मेटल। उसके बाद नीचे आ जाओ कैल्शियम, जस्ट उसके नीचे। कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है, लेकिन इस हाइड्रोजन गैस के साथ वहां पे हीट नहीं प्रोड्यूस होती। ऑल्दो आप समझो कि थर्ड नंबर पे है तो हाइड्रोजन गैस तो बहुत प्रोड्यूस होगा लेकिन हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से प्रोड्यूस होगा। उससे क्या होता है कि इतनी तेजी से प्रोड्यूस होता है कि जैसे बीकर में रखा है और यहाँ पे आपने कैल्शियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है कि ये इसके सरफेस पे स्टिक होगा, स्टिक होगा, अटैच होगा। और जब स्टिक होगा तो क्या हो जाएगा? वो बॉयंसी प्रोवाइड करेगा उसको, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है हाइड्रोजन, वहां पे बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, और बॉयंसी प्रोवाइड करेगा तो ये सरफेस के ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन विल, ये दिस कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ये किसके साथ होता है? कैल्शियम के साथ है। लेकिन यही चीज मैग्नीशियम के साथ भी होता है। मैग्नीशियम में और कैल्शियम में दोनों में डिफरेंस क्या है? कैल्शियम में ये होता है विद कोल्ड वाटर, लेकिन मैग्नीशियम में यही चीज होता है किसके साथ? हॉट वाटर। दोनों जगह पे फ्लोटिंग होती है। हॉट वाटर में मैग्नीशियम में तो याद ही आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पड़ा था, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अब इतना कम हो गया, यहां तक आते आते मैग्नीशियम का रिएक्शन इतना कम हो गया कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब मैग्नीशियम के लिए आपको हॉट वाटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम विल ऑल्सो फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर बट विद हॉट वाटर। कैल्शियम विल फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर विद कोल्ड वाटर। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब और नीचे आइए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है ये रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा? चीज बताना भूल गया। मैग्नीशियम में क्या होता है कि वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ भी हॉट वाटर के साथ भी।
अगर हॉट वाटर जब तक लिक्विड के फॉर्म में है तब तक वहां क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। लेकिन वही मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है तो इसका मतलब उसमें MgO भी बनेगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक ही सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दो चीजें क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लेस सॉल्युबल। जो सॉल्युबल हो गया वो तो ये बना लिया, जो सॉल्युबल नहीं हुआ वो इसी फॉर्म में रहा, वेरी लेस सॉल्युबल है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में, मैग्नीशियम के रिएक्शन में दोनों चीजें प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम जो है ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, Al2O3 और H2 की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल यही है अगले 5 साल के बाद। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके ZnO प्लस H2। आयरन, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम को स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जिंक से अब आपको नई चीज देखने को, जिंक को भी रेड हॉट करना पड़े। जिंक आयरन दोनों को, जिंक और आयरन इस दोनों को आपको रेड हॉट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। स्टीम के साथ ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन ये दोनों सब्सटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा। रिएक्शन इतना कम हो चुका, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बनेगा Fe2O3 Fe3O4 दोनों का मिक्सचर बनता है, साथ में व्हाट हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, FeO, यस FeO दोनों का मिक्सचर बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसलिए आप इसको Fe3O4 लिख सकते हो, एक साथ कंबाइन करके। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? हीट प्रोवाइड नहीं करता। हीट क्यों प्रोवाइड, स्टीम है तो हीट क्या प्रोवाइड करोगे, वो तो ऑलरेडी स्टीम के फॉर्म में है। स्टीम का मतलब क्या है, यहां तक रिएक्शन समझ में आया? अब इसके नीचे ये जितने भी रिएक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या ये सारे के सारे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? और जब सारे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या इसके नीचे कोई रिएक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कॉपर से नीचे कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, तो इसलिए कॉपर से नीचे का कोई मेटल वहां पे रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था, कई सारे पेपर में आया था कि कॉपर को हम लोग जो है हॉट वाटर टैंक्स में बनाने में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, सुनो, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो क्यों यूज करते हैं कॉपर को हॉट वाटर टैंक्स बनाने में? क्योंकि कॉपर, चुप हो जा, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अच्छा मेटल है जिसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी काफी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब हीट ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी काफी हाई होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉपर जो है इट विल नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। देख रहे हो, स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है। कहां तक रिएक्शन हो रही है, आयरन तक ही तो रिएक्शन हो रही है, आयरन के नीचे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो कॉपर विल नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। और कॉपर जो है थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है, कॉपर की मैलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मैलेबिलिटी भी अच्छी है, वेसल के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है, हीट बहुत इजीली ट्रांसफर करेगा, और वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्शन नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन कॉपर को हम लोग यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने में। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस जो सबसे आसान प्रोसेस है, पानी में डिजोल्व कर दीजिए। पानी में डिजोल्व करने के बाद जो है आप ये देखिए कि उसमें जो है लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो पानी में डिजोल्व होने लायक है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी में डिजोल्व भी नहीं हो रहा, तब क्या करोगे? तो वैसी कंडीशन में आप दो मेटल का देखते हो, एक मेटल होता है जिंक का ऑक्साइड और दूसरा होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये दोनों मेटल जो है ये पानी में डिजोल्व भी नहीं होता। तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिंक के ऑक्साइड को हम एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और जिंक के ऑक्साइड को हम बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो ये पता करना हमें एसिडिक है कि बेसिक है। तो जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 और H2O। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन होने के कारण इसमें नेचर क्या आ रहा है,
बेसिक नेचर आ रहा है। ये जिंक सॉल्ट हो गया और सॉल्ट के साथ वाटर के फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो सब्सटेंस बनता है वो बनता है Na2ZnO2 और साथ में H2O। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। एसिड के साथ बेसिक नेचर, बेस के साथ एसिडिक नेचर, दोनों नेचर होने के कारण एसिड के साथ बेसिक नेचर शो करता है, बेस के साथ एसिडिक नेचर शो करता है। इसलिए इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उस तरह के ऑक्साइड को बोला जाता है जो एसिड के साथ बेसिक नेचर, बेस के साथ एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी पानी में सॉल्युबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम फिर से इसको एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बेस में आप NaOH और KOH दोनों ले सकते हो, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस में से कोई भी बेस ले सकते हो। तो जब KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म करेगा AlCl3 और साथ में H2O, और यहाँ पे रिएक्ट करेगा NaAlO2 और साथ में H2O। देखो कोई भी अगर फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन आ जाए आपको, कि कोई भी फॉर्मूला है आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है, हो सकता है कभी कंफ्यूजन, तो ऐसी केस में आपके पास एक ट्रिक होता है वो पता करने के लिए कि क्या वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। देखो ट्रिक क्या है, जैसे मान लो हमें इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला देखना है कि सही है कि गलत। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2। तो 2 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4। तो यहाँ पे लिख दो -4। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। 2 ऑक्सीजन -4। सोडियम क्या करता है, लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1। तो लूज करने के बाद उस पर कौन सी चार्ज आती है, एल्युमिनियम क्या करता है, लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 + 3। आपको देख लेना है कि क्या वो सबका ऐड करके 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला सही, अगर 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब फॉर्मूला गलत। ठीक है, ये एक तरीका होता है, आप उससे पता कर सकते हो कि वो फॉर्मूला आपका सही है कि गलत। अब जैसे कभी कभी कोई बच्चा ना, कोई कोई बच्चा होता है जो NaCl2 लिख देता है, होते हैं कुछ बच्चे का मैंने देखा है। अब NaCl2 तभी आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है +1, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2। कभी बन ही नहीं सकता, 0 0 नहीं बन सकता, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। समझ में आया? तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे -1 कर लो। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहली बात क्या है कि आयन बननी है, तभी बनेगा आयोनिक कंपाउंड। और आयन की फॉर्मेशन कब होती है, ये होती है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी होगा आयन। तो इसको समझने के लिए जो मैं सबसे कॉमन तरीका यूज करता हूँ वो सोडियम क्लोराइड का। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो पहले इस बात को समझिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका है 17। कॉन्फ़िगरेशन इसकी 281 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है। प्रोटॉन का नंबर इसमें 11 होगा हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, इसमें 17 होगा हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब तक रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। अगर हम इस पे ओवरऑल चार्ज की बात करें तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे अभी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। जब सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम की वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2-8 और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2-8-8। प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहा, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे घट के हो गया 10 और यहाँ पे बढ़ करके हो गया 18। तो ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें तो सोडियम की के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गई और यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गई। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए उतनी पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए उतने नेगेटिव। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोला जाता है आयन। आयन जो है वो नॉर्मल एलिमेंट से अलग होती है। नॉर्मल एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं होती, नॉर्मल एटम पे कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। लेकिन जब वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से अलग होगा, इसलिए वहां पे कोई ना कोई चार्ज होगा। तो चार्ज होगी तो उस चार्ज पार्टिकल को हम आयन बोलते हैं। तो आयन जब बना तो उसमें अपोजिट चार्ज आयन होने के कारण वहां पे अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगी। और ये वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विद इन द मॉलिक्यूल ही होगी, मॉलिक्यूल के बाहर भी होगी।
क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो वो चार्ज सिर्फ विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। क्यों उसके चार्ज का एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर जो भी पार्टिकल अपोजिटली चार्ज आएगा उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन होगी जरूर। जैसे मैग्नेट का एक फील्ड होता है, तो मैग्नेट का फील्ड होता है, तो मैग्नेट के फील्ड के कारण उसके में जो भी आयन, मतलब जो भी आयरन वगैरह आएंगे वो सबके सब वहां पे अट्रैक्ट होंगे या वहां पे होंगे, आ जाएंगे अट्रैक्शन में। उसी तरह से चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, तो उस फील्ड के अंदर जो भी पार्टिकल आएगा वो सबका सब वहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन में है। तो उसी तरह से अब ये सोडियम है तो इसके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण वहां पे क्या होगा, बहुत टाइटली पैक, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई हो जाएगी। इसका जो स्टेट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर इसको पानी में डिजोल्व किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, 1500-1600 के ऊपर होगी, इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है। और हमेशा सॉलिड के फॉर्म में होगा। क्यों सॉलिड के फॉर्म में होगा? विद इन द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बाहर, दोनों जगह पे अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए ये अपने अंदर के पार्टिकल को तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ही, बाहर का जो अगल बगल का पार्टिकल है उसको भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो है ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसको पानी में जब डिजोल्व करोगे तो ये बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाए। ये पानी की प्रॉपर्टी, इसकी नहीं, पानी की प्रॉपर्टी। पानी की प्रॉपर्टी है कि पानी जो है आयनिक कंपाउंड को बहुत आसानी से डिजोल्व, क्योंकि पानी के अंदर इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्योंकि पानी में जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल H+ और OH- आयन के फॉर्म में होता है, जो कि इसके साथ यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसको ये आयंस के फॉर्म में अलग अलग कर देगा। अब अलग अलग कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आयंस अलग अलग हो गए। अब ये आयंस अलग अलग हो गए तो क्या हो गया, आयंस बनने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन गया। ये समझ में आया? जब NaCl के साथ कंबाइन करके NaCl बनाया तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Na का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। क्यों? गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। रिडॉक्स बोलिए। ये सोडियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर NaCl का स्ट्रक्चर बनाना है तो आयनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, पहले आप उसका एटॉमिक नंबर लिखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 28111 है, कॉन्फ़िगरेशन 281 बन गया। क्लोरीन का 17 है, कॉन्फ़िगरेशन बन गया 287। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, अब पहले इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको शो करो, इनर वाले को शो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं शो करना इनर वाले को? क्योंकि इनर ऑर्बिट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको रिएक्शन से क्या लेना देना। रिएक्शन होता ही क्यों है, अपने आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आउटर ऑर्बिट तो फील्ड नहीं है, इनर ऑर्बिट फील्ड है, क्यों रिएक्शन करेगा वो? सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा? क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये जो एरो बना के हम दिखाते हैं ना वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में दिखा, कोवेलेंट में कभी एरो नहीं बनाया जाता। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम का गेन किया हुआ है तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया NaCl। आप इस पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो भी है उसको आप हमेशा ब्रैकेट में रखो, और ये जो माइनस साइन है उसको ब्रैकेट के अंदर या बाहर कहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं, हर जगह सेम। चलिए अब दूसरे कंपाउंड में आ जाते हैं। दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम एटॉमिक नंबर हो गया इसका 20, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2882। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन बन गया 27। दो फ्लोरीन है तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है Ca2+, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो फ्लोरीन 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -1
और इस तरह के 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे आप लिखो 2 चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, इन दोनों एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 26। तो 2 एल्यूमिनियम है, मैं दोनों स्टेप बता देता हूं, ये भी देख लो। एल्यूमिनियम जो है 2 है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो एक एल्यूमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 एल्यूमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, -6 बाहर निकल रहे हैं, -6। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया और इस तरह के 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, आप चाहो तो सिंगल, कंफ्यूज अगर हो जाए कभी तो आप यहाँ पे 3 कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हो, एक का भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने हैं, तो ऑक्सीजन का 2- हो गया, ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का लिख दिया आपने। एल्यूमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम को ऐसे आप डिनोट कर दो, यहाँ पे 2 3 1 2 3, और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एरो जरूर दिखाना, बिना एरो के आयनिक कंपाउंड नहीं बनता। एल्यूमिनियम 3+, ऑक्सीजन 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, -2। अब इस तरह के कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया Al2O3 का। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? थर्मिट रिएक्शन होता है, या इसको थर्मिट रिएक्शन को हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, या थर्मिट प्रोसेस भी बोला है। इस रिएक्शन में होता है कि जब किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल ऑक्साइड को या किसी भी सब्सटेंस को आप एल्यूमिनियम से अगर रिड्यूस करो, एल्यूमिनियम से रिड्यूस करो मतलब क्या, कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन को हटाइए आप वहां से, ऑक्सीजन की रिमूवल रिडक्शन हो जाएगी, रिड्यूस करना है। एल्यूमिनियम से अगर रिड्यूस कर रहे तो उस प्रोसेस को हम लोग थर्मिट रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन, या इस रिएक्शन का नाम एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जब भी आप एल्यूमिनियम से रिड्यूस करोगे वहां पे हीट एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसको थर्मिक वर्ड इसमें ऐड किया गया, एल्यूमिनोथर्मिक या थर्मिट रिएक्शन बोला जाएगा। सबसे कॉमन जो थर्मिट रिएक्शन है जिसका की बहुत कमर्शियल एप्लीकेशन है वो होता है Fe2O3 का थर्मिक रिएक्शन। Fe2O3 का जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे Al2O3 प्लस Fe बहुत ही हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट कि ये आयरन को मेल्ट कर देगा। आयरन जो प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? मॉल्टन फॉर्म में प्रोड्यूस, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड कहने का मतलब कि वो उसकी अपनी स्टेट नहीं होती लिक्विड, लिक्विड हम उस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं जो जिसकी अपनी स्टेट लिक्विड होती है, जैसे वाटर, वाटर का अपना स्टेट लिक्विड है, अल्कोहल स्टेट उसका लिक्विड है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट करके लिक्विड के फॉर्म में आता है, इसलिए हम मॉल्टन लिखें तो ज्यादा अच्छा है। लिक्विड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी, साइंस में टर्मिनोलॉजी का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा टर्म कहाँ के लिए सुटेबल है। एम्फोटरिक ये टर्म वहीं के लिए सुटेबल है, तो जो जैसे एक मैंने बोला था पैलेट वर्ड, पैलेट वर्ड कहाँ के लिए सुटेबल है? NaOH या KOH के लिए। जैसे बोला एफरवेसेंस वर्ड कहीं पे भी आए, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही हो। हाइग्रोस्कोपिक ये टर्म कहाँ के लिए है? POP के लिए है। डेलिक्विसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो टर्म जहां के लिए सुटेबल है वहां पे अप्लाई करना होता है। Fe जो प्रोड्यूस होगा वो मॉल्टन फॉर्म में, और ये जो प्रोड्यूस होगा ये किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो Fe जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग मॉल्टन फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली वैसी जगह पे डाल देंगे जहां पे आपको वेल्ड करना हो। तो वेल्ड का पर्पज क्या होता है? किसी चीज को जैसे वेल्ड किया, पर्पज क्या होता है? दोनों को मेल्ट करके लिक्विड के फॉर्म में डालकर, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको जो है अटैच कर देते हैं, यही काम होता है। अगर कोई रेलवे ट्रैक क्रैक हो गई हो तो उसी जगह पे ये रिएक्शन कर दें, मॉल्टन आयरन उस क्रैक्ड पार्ट में डाल दें, क्या होगा? वेल्ड हो जाएगा। या कोई आयरन ब्रिज है या कोई हैवी मशीन है जो कि क्रैक्ड फॉर्म में है, तो उसको आप क्या करो, उस तरह से वहां पे मोल्टन फॉर्म को डाल दो आयरन को, वो वेल्ड हो जाएगा। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो मेटल की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, और कोई भी मेटल
अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है Mineral. उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं उसका मिनरल। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? मिनरल बोला जाएगा। तो मिनरल का डेफिनेशन होगा, इट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ एनी मेटल इन विच इट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड इट्स मिनरल। जैसे सोडियम है तो सोडियम का मिनरल बहुत सारा हो सकता है, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, NaCl, Na3PO4, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म में सोडियम प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट। लेकिन इस सारे फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है। इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जिसमें से सबसे आसान, ये सबका सब मिनरल है, इसमें से मिनरल, इस समय से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जिसमें सबसे आसान है, सबसे प्रॉफिटेबल है, मतलब कम से कम पैसे खर्च करके उसमें से मिनरल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है, वो है क्या? Na3। तो उस वाले मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओर। समझ में आया? उसको ओर बोला जाए। तो NaCl will be ore, although NaCl is mineral, but that mineral is ore. All the mineral will not be ore. This mineral is not ore. This mineral is not ore. Only this mineral is ore. So all ores are mineral, but all minerals are not. Ore को हम define कैसे करेंगे? Ore is that mineral from which extraction of the metal is most convenient and economical या profitable बोल सकते। That mineral will be ore. That ore will be मतलब that mineral is ore। का ऊपर के जो मेटल ले लें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इस सब के जो ओर होते हैं, ये सब के सब हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। ऊपर के 5 हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये सब जो मेटल हैं, ये सब जो मेटल हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करी जाए? इसकी एक्सट्रैक्शन या तो इसके ऑक्साइड से या फिर क्लोराइड से, ऑक्साइड से या क्लोराइड, इसी दो फॉर्म में ये ओर के फॉर्म में होते हैं। तो जो भी फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो किस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड में होगा या क्लोराइड में होगा, इसमें से दो ओर के बारे में आपको समझना। चाहे इसमें से कोई भी, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन कर, तो याद रखो ऊपर वाले जो 5 हैं, इसका एक्सट्रैक्शन का एक ही तरीका है, वो तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले उस ओर को क्या करो, मॉल्टन फॉर्म में लेकर के आओ। NaCl हो चाहे Al2O3 हो, मॉल्टन फॉर्म में लेकर के आओ, और इसकी मॉल्टन फॉर्म में आप क्या करो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो सोडियम क्लोराइड है अगर, तो Na अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। ये Na कहां डिपॉजिट होगा? ये डिपॉजिट होगा एट कैथोड। एट कैथोड पे ये जो Na प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अगर एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम है वहां पे, तो ये एल्युमिनियम जो है कैसे कन्वर्ट होगा? Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कहां पे कन्वर्ट हुआ? कैथोड पे। पहले क्या किया आप? उसको मॉल्टन फॉर्म में लेकर के आया। मॉल्टन फॉर्म में लाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कर, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो। आयंस के फॉर्म कहने का मतलब Na प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कैथोड पे से एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो Na के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एल्युमिनियम कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन लिया, एल्युमिनियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है एट एनोड, क्लोरीन के बारे में तो आपको क्लोरीन को डिपॉजिट तो नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन में है तो लिखना पड़ेगा। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन उसमें माइनस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन है। 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ये सब कहां पे हो रहा है? एट एनोड। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 ऑक्सीजन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और ये कन्वर्ट हो गया O2 के फॉर्म। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास किया, Na और Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कहां पे? एट कैथोड, और ये हो गया एट एनोड। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, तब तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया गया तो यही चीज तो कॉपर के केस में भी पूछा जाता है, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग में तो पूछा ही जाता है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये ऊपर के 5 मेटल के, नीचे कौन सा मेटल है? Mn, और Mn के नीचे है C, फिर Zn, Fe, PbH। तो PbH नहीं, अब हम लोग इतने के बारे में समझें। ये मॉडरेटली रिएक्टिव है,
ये जो ये जो 1 2 3 मेटल है, कार्बन को हम क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में वो आपको पता ही है। तो ये 3 मेटल के बारे में समझना है, ये तीनों के तीनों, ये हाईली रिएक्टिव होगा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होगा। Mn का जो ओर है उस ओर को MnO2 पायरोलुसाइड बोलते हैं, पायरोलुसाइड। MnO2 के ओर में से इसकी रिडक्शन करने के लिए कार्बन को हम यूज नहीं कर सकते। कार्बन को हम क्यों यूज नहीं कर सकते, इसको समझने के लिए पहले एक बात समझो, कार्बन इसको कब यहां से हटा पाएगा और कब ये Mn+CO2 बनेगा, कब? अगर इस सब्सटेंस से ज्यादा स्टेबल ये सब्सटेंस हुआ तब, तभी रिएक्शन होता है ना। रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर इस सब्सटेंस से ज्यादा स्टेबल ये सब्सटेंस होगा तो रिएक्शन होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो अगर ज्यादा स्टेबल है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो आपको क्या लिखना है इसमें कि कार्बन क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता, इसको इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि MnO2 इज मोर स्टेबल देन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। समझ में आया? यही लिखिएगा, MnO2 इज मोर स्टेबल देन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस MnO2। क्लियर है सबको? हाँ, नेक्स्ट MnO2। अब आते हैं हम लोग Zn के दो ओर, एक ओर है ZnH और दूसरा ओर है ZnCO3। ZnH इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड और इसको बोला जाता है जिंक कैलामाइन। जिंक ब्लेंड और जिंक कैलामाइन। जिंक ब्लेंड, कहीं पे भी अगर सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, वहां से मेटल की रिडक्शन बहुत मुश्किल होती है। तो मेटल की रिडक्शन मुश्किल होती है तो करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि यहां से पहले मेटल की सल्फाइड को या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि यहां से मेटल की रिडक्शन बहुत ही मुश्किल काम, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हमें पर ध्यान क्या रखना, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल, ये प्रोसेस प्रॉफिटेबल होगा तब तो जिंक सस्ता होगा। पर्पज तो यही है ना, जिंक सस्ता मिले। अगर जिंक सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे? तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, पर्पज यही होता है मेटलर्जी का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ एयर में बहुत ही तेज हीट में गर्म किया जाता है। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में इसको बहुत तेज गर्म किया जाता है। तो बहुत तेज गर्म करने से वहां पे बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है। जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग की प्रोसेस किसके लिए होती है? सल्फाइड ओर। लेकिन अगर कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर के लिए आप करोगे कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन के का प्रोसेस जो होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, या एकदम कम अप्लाई, सफिशिएंट इनसफिशिएंट। जैसे इस रूम में पैक कर दिया, इस रूम में पैक कर दिया सब सब्सटेंस को, और उसको नीचे से गर्म करेंगे, रूम को पैक कर दिया तो दैट कि एयर की इनटेक ना हो। पर्पज यही होता है, एकदम वहां पे ऑक्सीजन रहे ही नहीं, नहीं रहेगा तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकलेगा, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगा? तो इसलिए जो है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला बाहर। तो ये जो प्रोसेस हो गई कैल्सिनेशन की प्रोसेस हो गई। पर्पज में क्या था कि मेटल को आप सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में या कार्बोनेट से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कर दिया, अब आपको इसको रिड्यूस करना है। आयरन का जो ओर है इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है इसको आप दो तरीके से, चूंकि ये पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो या फिर आप इस Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस कर दो। यहाँ पे आयरन प्लस CO, यहाँ पे आयरन प्लस Al2O3 प्लस हीट मॉल्टन फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो ये दो तरीका होता है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो। ये हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के बाद। दो और हैं, एक तो है Cu2O, इसका नाम है क्यूप्राइट। Cu2O का नाम क्यूप्राइट है। इसको आप कॉपर ग्लांस के साथ मिला दीजिए, क्यूप्राइट को कॉपर ग्लांस के साथ मिला दीजिए, और कॉपर ग्लांस के साथ ये कॉपर ग्लांस हो गया, ये क्यूप्राइट हो गया।
दोनों को मिला करके और उसको हीट कर दीजिए। यहाँ पे बन जाएगा कॉपर प्लस SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है, बन गया कॉपर। लेकिन प्योर नहीं होगा वो, 100% प्योर नहीं होगा, प्यूरिफाई आगे करना पड़ेगा मॉडरेटली, यहीं से नीचे प्यूरिफाई करना। यहाँ से तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है ना इस पांचों में, तो वो तो आपको 100% प्योर ही मिलेगा। इसके नीचे के सब को प्यूरिफाई करना, ठीक है, यहां से नीचे सब, सिर्फ इस पांचों को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब आ जाओ सिनेबार में, HGS, इसको HGS सल्फाइड और है, तो सबसे पहले क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। तो रोस्टिंग करोगे तो बनेगा HgO और SO2। अब इस HgO को सिंपली आप हीट कर दो, यहाँ पे रोस्टिंग किए थे, यहाँ पे आप हीट कर दो, Hg अलग हो गया और O2 अलग हो गया, मिल गया आपको यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पे लिक्विड लिखो, यहाँ पे मोल्टेन मत लिखना, क्योंकि उसकी अपनी स्टेट है लिक्विड। तो Hg जो है लिक्विड के फॉर्म में मिल गया। तो मैंने आपको बताया यहां से नीचे के जो भी मेटल है उसको आपको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करना पड़ेगा। ऊपर तो इलेक्ट्रोलिसिस हो ही रही है, तो वो तो 100% प्योर ही मिलेगा। इसके नीचे किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस आपको पूछा जा सकता है, लेकिन पेपर में, बुक में आपको सिर्फ कॉपर का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी सिर्फ कॉपर से ही पूछेगा। और आपने देखा भी है पेपर, अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पता है कि कॉपर का ही पूछ रहा है। तो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रोलाइट लोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसी मेटल का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी मेटल का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करो, इसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर का होता है CuSO4, ये ले लिया आपने। अब उसमें जिस मेटल को जिस कॉपर को प्यूरिफाई करना है उसकी एक थिक शीट ले लो और इसको आप अटैच कर दोगे एनोड से। ये एनोड है, एनोड से अटैच कर दिया। अब उसके बाद एक पतली सी रॉड ले लोगे, कॉपर की पतली सी रॉड, इसको प्योर कॉपर लेना है, यहाँ पे प्योर कॉपर थिन रॉड, ये हो गया इम्प्योर कॉपर थिक शीट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने, यहाँ पे जो है आपको DC लेना है, डायरेक्ट करंट चाहिए आपको, कंटिन्यूअस डायरेक्शन करंट की चाहिए। इसको हमेशा एनोड ही बना के रखना है, इसको हमेशा कैथोड ही बना के रखना है। AC नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि AC में अल्टरनेट करेगा तो फिर वहां पे जो है कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा DC ही लेना है। DC लेने के बाद अब इसमें जो है कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट की यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन होता है। CuHO4 की ब्रेक डाउन होगी किसमें, Cu2+ में और HO4 2- में। एनोड पे क्या होगा कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये आ गया इन द सॉल्यूशन में आ गया। ये कहा क्या, कहां पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो एनोड पे से धीरे धीरे देखो कॉपर निकलता जा रहा है बाहर, निकलता जा रहा है बाहर। अब ये बाहर निकल के कहां पे आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है ना सॉल्यूशन में। कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एट कैथोड Cu2+ जो कि सॉल्यूशन में था, फ्रॉम सॉल्यूशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर में, और इस कॉपर के फॉर्म में इट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसमें से कॉपर निकलता जा रहा है और वो कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है। देखो सॉल्यूशन में आया, किस फॉर्म में आया, Cu2+ के फॉर्म में आया, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो इधर जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ से। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है कोई जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तभी नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसने ले लिया, कॉपर ने, और इलेक्ट्रॉन लेकर के वो कन्वर्ट हो गया कॉपर के फॉर्म में, यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो गया। धीरे धीरे ये पतला होता चला जाएगा और इसमें जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो सब नीचे की ओर, यहाँ पे इसमें से गिर गिर के नीचे यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा एनोड के नीचे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। एनोड मड यहाँ पे एनोड के नीचे आएगा। समझ में आ गया, इसलिए तो नहीं देता पूछने MgOH और H2SO4 का जब रिएक्शन करेंगे तो फिर जो MgOH और H2SO4 तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एक भी अनजेन्युइन क्वेश्चन हुआ ना तो फिर उसके बाद जो है बंद तुम्हारा चांस खत्म। हाँ बोलो, एसिडिक सॉल्ट बनेगा उसका MgSO4+ H2। हाँ बोलो, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, इसका जो pH का कलर होगा वो रेड, येलो, ग्रीन या उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये जो है लाइट ऑरेंज कलर में है। MCQ में क्वेश्चन था। हाँ ऑरेंज कलर में है। ऑरेंज कलर में इसलिए आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज भी तो किया इसने, तो बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं हो सकता ये। तो ये जो है pH 5 के आसपास, 4-5 के आसपास में रहेगा। इसमें थोड़ा एसिड मिलाते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं कहीं पे भी।
इवन डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें भी एसिड, उसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी है, थोड़ा सा एसिड 2-4 ड्रॉप मिला देते हैं। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनाने के लिए थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर हम लोग ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो है ये जैसा नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस तरह के हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल कोवेलेंट, सबके सब सिंगल कोवेलेंट। अगर वहां पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है सबका सब एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, इसका होगा CnH2n और इसका होगा CnH2n-। इसमें अगर कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन का नंबर 1 है तो यहाँ पे नाम में हम लगाते हैं मिल, और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4। आप यहाँ पे N की जगह पे 1 लगा दो, CH4 बनेगा। 1 कार्बन का एल्कीन और एल्काइन नहीं बनता, नाम इसका हो जाएगा मिथ, यहां से लेंगे और ANE यहां से ऐड करेंगे, मीथेन हो जाएगा। अगर इसी तरह से N की वैल्यू 2 है तो उसके नाम में एथ लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करो C2H6, नाम क्या हो जाएगा एच, यहां से लेंगे ANE यहां से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे पुट करो C3C2H4, C2H4, C2H4 इथीन, इथ यहां से लोगे और ENE यहां से ऐड करोगे, इथीन C2H4, बीच में डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे C2H2 इथ यहां से लोगे और आइन यहां से लोगे, इथाइन हो गया। अगर N की वैल्यू 3 है प्रॉप C3H8, यहाँ पे बना C3H6, C3H4, फॉर्मूला पे पुट करते जाओ, कंपाउंड बनता चला जाएगा। प्रॉप इन, प्रॉप ई, प्रॉप आई, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। अगर N की वैल्यू 4 है ब्यूट, C4, फॉर्मूला पे पुट करो, यहाँ पे N की जगह पे मिल जाएगा आपको C4H10, यहाँ पे बनेगा C4H8, यहाँ पे बनेगा C4H6, C4H6। ब्यूट एन, ब्यूट इन, ब्यूट आइन, इस तरह से नाम होगा। अगर N की वैल्यू 5 हो, पेंट लिखते हैं इसके नाम में C5H12, C5H10, C5H8, तो पेंट एन, पेंट इन और पेंट आइन, इस तरह से नाम होगा। अब उस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, जिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड में कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो अगल बगल ऊपर नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उस तरह के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कितने का डिफरेंस है, CH2 का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, और उस सब में 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। 14 यूनिट क्यों, एक कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 12+2 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। तो ये पूरा का पूरा सीरीज कहलाएगा एल्केन का होमोलोगस सीरीज। ये पूरा का पूरा सीरीज हो गया एल्कीन का होमोलोगस सीरीज, ये पूरा सीरीज हो गया एल्काइन का होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसी तरह से एक ग्रुप हम बना सकते हैं दैट विल नॉट कम अंडर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर हम एक ग्रुप बनाए जैसे CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन में नहीं आता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, एक हेट्रो एटम भी आ गया इसमें। हेट्रो एटम बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट अगर कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो उसको हेट्रो एटम बोला जाएगा। किस किस के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रो एटम। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी इस तरह का कंपाउंड, किस दोनों को छोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दूसरा कोई भी कंपाउंड हो उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रो एटम बोला जाएगा। समझ में आया? उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रो एटम। समझ में आ गया हेट्रो एटम?
चलिए, तो अब अगर जैसे आप यहाँ पे ये किसका ग्रुप है, अल्कोहल, इस फॉर्मूला पे पुट करो तो यहाँ पे बनेगा, सबसे पहला कंपाउंड बनेगा CH3OH, अल्कोहल है, लास्ट में क्या लगाना है, OH, मिथेनॉल, मिथेनॉल C2H5OH, दो कार्बन का है, इथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, C4H9OH, ब्यूटेनॉल, C5H11OH, पेंटेनॉल। इस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये एक अलग होमोलोगस सीरीज हो गया, जिस सब का जनरल फॉर्मूला ये है, जिस सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप उस तरह के ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम या बॉन्ड, तीनों हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, एटम, ग्रुप ऑफ एटम या बॉन्ड, जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब जैसे यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन होगा इसी में होगा, कैसे पता चला, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है, दो बार एडिशन रिएक्शन होगा, सब में जितने ग्रुप ऑफ कंपाउंड है सब में दो बार एडिशन रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि सब में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे सब में एक बार एडिशन रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि सब में ट्रिपल बॉन्ड है, सबका केमिकल रिएक्शन सेम है, सबके फॉर्मूला सेम है, ठीक है, सब में CH2 का डिफरेंस है, सब में 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही होगा, एडिशन नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप में कोई जरूरी नहीं कि एटम ही होगा, बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड। ओके, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलोजन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, हेलो एल्केन, हेलो मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये किसके साथ होगा, एल्केन के साथ, ठीक है, हेलो एल्केन, क्लियर। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो, किसके साथ, एल्केन के साथ। नाम में कॉन्टिन्यूएशन होगी, कॉन्टिन्यूएशन, कोई गैप नहीं, किसी तरह की कोई गैप नहीं लिखना, ठीक है, ये है IUPAC नेम। लेकिन इसी में कॉमन नेमिंग लिखना हो, एल्काइल हैलाइड, क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग विल बी, कॉमन नेम विल बी एल्काइल हैलाइड। अब जैसे मान लीजिए कि C2H5Br है, इसको क्या बोला जाएगा, एल्काइल लिखिए पहले, एल्काइल लिखो, एल्काइल कौन है यहाँ पे, इथाइल, ब्रोमीन है हैलाइड, हैलाइड मतलब ब्रोमाइड, दोनों अलग अलग है, देखो एल्काइल अलग लिखा, हैलाइड अलग लिखा मैंने, है ना, एल्काइल को अलग लिखा, हैलाइड अलग लिखा, इथाइल अलग, ब्रोमाइड अलग। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, प्लस करके लिखा है, मतलब एक साथ ग्रुप लिख, एक साथ लिखा, इसी का नाम अगर इसके अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा, ब्रोमो इथेन, कोई यहाँ पे गैप नहीं कॉन्टिन्यूएशन में, ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम। तो ये हो गया किसके बारे में, हैलोजन के ग्रुप बारे, हेलो एल्केन के बारे में। अब आ जाओ अल्कोहल, अल्कोहल का जो नाम होता है, इसमें इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और इसके नाम में क्या करते हैं, जैसे कोई अल्केन है, अल्केन के नाम में से लास्ट वाला ई हटा दो और उसमें OL ऐड कर दो, अल्केन के नाम में से लास्ट वाला ई हटाओ और OL ऐड कर दो, मीथेन है क्या बन जाएगा, मेथनॉल, इथेन है क्या बनेगा, इथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, 3 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलोगे, 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटेनॉल। चलो एक कंपाउंड लेते हैं C4H9OH, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दोनों का फॉर्मूला यही है, C4H9OH, देख लो,
मिला के देख लो, दोनों C4H9OH है, लेकिन इसमें OH 1 कार्बन पे है और इसमें OH 2 कार्बन पे है। 3 कार्बन पे OH हो सकता है? नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये होगा ब्यूटेन 1 ओल या 1 ब्यूटेनॉल, एक ही बात है। आप ब्यूटेन 1 ओल बोलो या फिर 1 ब्यूटेनॉल बोलो, एक ही बात है। इसको बोलोगे ब्यूटेन, ई हटा दिया था भले ही हमने, ई हटा दिया था, ई नहीं आएगा, ब्यूटेन 2 ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल। समझ में आया? दोनों का फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, क्या कंपाउंड भी अलग अलग है? कंपाउंड तो एक ही है, कंपाउंड अलग अलग नहीं है। 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल एक ही कंपाउंड है, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड ही अलग अलग है। क्या दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? ना जी, बिल्कुल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो। दोनों अल्कोहल है, मतलब 100% अलग अलग नहीं होगी, ऐसा मतलब 100% अलग अलग होगी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्ट्रक्चर इज CHO, C डबल बॉन्ड OH, ये एक टर्मिनल आइसोमर है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, टर्मिनल पे होगा हमेशा, ठीक है, टर्मिनल पे होगा। और इसका नाम जो है ऐसे लिखते हैं, एल्केन के नाम में से E हटा देते हैं, AL ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है एल्केनल। मीथेन है तो मिथेनल, इथेन है तो ये कौन सा कंपाउंड है? एक कार्बन का एल्डिहाइड है मिथेनॉल, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो इथेनॉल, 3 कार्बन का प्रोपेनॉल, 4 कार्बन का प्रोपेनॉल, तो ये हो गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन CO, दोनों साइड कार्बन होना मस्ट है, अगर एक साइड भी कार्बन नहीं हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O। तो पहला कीटोन जो है, फर्स्ट कीटोन विल स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन, प्रोपेनॉन। क्यों 3 कार्बन, समझ में आया? तो फर्स्ट कीटोन जो होगा वो फर्स्ट कीटोन होगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। कीटोन के नाम में, एल्केन के नाम में से E हटाओ, एल्केन -E प्लस ONE, प्रोपेन प्रोपेनॉन, ब्यूटेन ब्यूटेनॉन। क्लियर है? तो ये हो गया आइसोमर कीटोन का, सॉरी कीटोन का आइसोमर नहीं बताया ना, कीटोन का आइसोमर बताया है, कीटोन का आइसोमर नहीं बताया। कीटोन के जो आइसोमर होते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड OCC, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ तो जरा क्या होगा? C3H6O, मतलब CnH2nO ना, यही है ना, C3H6O, 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH, जरा देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यही इसका भी है, ये इसका भी। इस कंपाउंड का नाम बताओ? प्रोपेनॉन। और इस कंपाउंड का नाम बताओ? प्रोपेनल। एल्डिहाइड कीटोन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आइसोमर, आइसोमर हो गया। किसको बोलेंगे आइसोमर? जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, कंपाउंड अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, तो उस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को आइसोमर बोला जाएगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर सबको? तो ये हो गया कीटोन के बारे में। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OOH। नाम इसका, एल्केन के नाम में से E हटा दोगे लास्ट वाला, और उसमें ऐड कर दोगे ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, ठीक है, एल्केनोइक एसिड। मीथेन है तो ब्यूटेन होगा तो इथेन होगा तो इथेनोइक एसिड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? 2 कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ। एक कंपाउंड है C4H10, कंपाउंड का नाम बताओ?
ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे 2 3 4 खाली जगह पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। 1 2 3, और अगर सेकंड कार्बन पे एक और एडिशनल कार्बन हो तो इसमें हम लोग अब रूल फॉलो करेंगे। ये तो है तो आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप है ना, लेकिन आइसो ग्रुप जो है, आइसो या नियो, ये सब कॉमन नेम है। कॉमन नेम हम लोग तब तक यूज नहीं करते हैं जब तक हमसे पूछा ना जाए। कब हम बोलेंगे कॉमन नेम? जब पूछा जाए, अभी नहीं, जब तक पूछा ना जाए। तो हम लोग अभी क्या यूज करेंगे? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए रूल क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढ लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कहने का मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे आप? उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसको आप पेरेंट चेन बनाओ, जो साइड चेन है उसको आपने अलग कर दिया। अब ब्रांच चेन को आप क्या करोगे? वहां पे पोजीशन डिसाइड करो, जो सेकंड रूल है उसकी पोजीशन डिसाइड कर। ये है कौन सा ग्रुप? मिथाइल है, CH3 है, दिख रहा है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा है, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल बन जाता है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा, मिथाइल। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ब्यूटाइल, और इथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो इथाइल। यहाँ पे देखो ये क्या है? मिथाइल है। मिथाइल की पोजीशन डिसाइड कीजिए। 1 2 2 पे है, इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 2 पे ही है। दोनों में से कहीं से भी काउंट कर लो, 2 हाइफन। नंबर और वर्ड के बीच में क्या आना चाहिए? हाइफन आना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन लिखते हैं। ब्रांच की पोजीशन लिख दिया 2, उसके बाद हाइफन, उसके बाद ब्रांच का नाम लिख मिथाइल। ब्रांच का नेम और पोजीशन हो गया, तो अब आप पेरेंट चेन में आओ। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन है ये, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन हो गया इसका नाम। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों आइसोमर है। किसके आइसोमर? ब्यूटेन के आइसोमर। दोनों का फॉर्मूला देखो, C4H10 इसका भी है और C4H10 इसका भी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि हाइड्रोजन लगाऊं तो दिखेगा? दिख रहा है, ओके। C5H12 इस कंपाउंड का नाम पेंटेन। पेंटेन, इसके 3 आइसोमर, 1 2 3 4 5, सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, ये है पेंटेन। अब यहां पे अगर सेकंड कार्बन पे एक एडिशनल कार्बन लगा हो, आइसो ग्रुप है, ऐसे बोलने को इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, है ना, बट वो कॉमन नेम नहीं पूछेगा, नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पे आईपीएसी नेम लिखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन ये रहा 4 कार्बन का, ये हो गया साइड चेन, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन है क्या? 2 पे है, मिथाइल ग्रुप है। 2 पे मिथाइल है, ये समझ में आ रहा है? आप इधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे तो 3 पे आ रहा है, इधर से काउंट करोगे 2 पे आ रहा है। तो लोएस्ट नंबर जहां से आएगा वहां से प्रीफर करा जाएगा, इधर से प्रीफर करेंगे, ये नहीं प्रीफर करेंगे। तो 2 पे है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन। कॉन्टिन्यूएशन में लिखना, मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा पेंटेन का, तो 3 कार्बन, एक इधर एडिशनल, एक इधर एडिशनल, ये है 2। अब देखो यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ले लिया, ये और ये ब्रांच चेन हो गया। 2 ब्रांच है, अगर 2 सिमिलर ब्रांच है तो डाई लिखेंगे, 3 सिमिलर होंगे तो, 4 सिमिलर होंगे तो टेट्रा। 2 है 2,2, 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आना चाहिए। उसके बाद डाई, मिथाइल, प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 आइसोमर है किसके? पेंटेन के। मैक्सिमम पेपर में यही क्वेश्चन है ना, पेंटेन का। एक किसी पेपर में ब्यूटेन का भी आया। तो ये हो गया आइसोमर के बारे में। कंबसन, देखो कंबसन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को हम बर्न करते हैं, किसी भी चीज को जब बर्न करेंगे तो कंबसन। सिंपल, ओपन एयर में बर्निंग इज कॉल्ड एज कंबसन। अगर कार्बन की कंबसन करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, साथ में हीट एनर्जी बनाया। लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है तो वो ऑक्सीजन में रिएक्ट करके CO2 और साथ में H2O प्लस हीट एनर्जी बनेगा, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होगी। अगर मान लीजिए C2H5OH है तो सेम वही बात हो गई, CO2 H2O और हीट लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये सब्सटेंस तो आपको पता ही है कि इथेनॉल बोलते हैं इसको। इथेनॉल इज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लीन फ्यूल।
क्यों क्लीन फ्यूल? रेसिड्यू नहीं है और हीट एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लगभग एलपीजी से भी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इथेनॉल को कंसिडर किया जाता है एज अ क्लीन फ्यूल। कंसिडर करते हैं, कई सारी जगहों पे यूज भी किया जाता है, जैसे बंसन बर्नर वगैरह होता है लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं, वहां पे यही यूज किया जाता है। पावर पेट्रोल में भी यूज किया जाता है। 30% तक परमिसेबल हो गया आपको, तो 70% पेट्रोल प्लस 30% इथेनॉल। ये हो गया इसके बारे में। अब देखो कंबसन करने के लिए जैसे आपको दो चीजों का कंबसन का कंपेयर करना है, एक है एल्केन को और दूसरा है एल्कीन या एल्काइन, इसको कंपेयर करें। यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी। तो एल्केन को जब हम बर्न करते हैं, कोई भी एल्केन ले लो, जैसे C2H6 लेते हो, इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं। इसके साथ जब बर्न करते हो तो CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबसन, जब किसी भी चीज की कंप्लीट कंबसन होती है तो वो हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। कंप्लीट कंबसन मतलब ब्लू फ्लेम। लेकिन जब एल्कीन और या एल्काइन को बर्न करते हो, जैसे C2H4 है या C2H2 है, इसको जब आप बर्न करते हो इन एयर, तो इसकी कंप्लीट कंबसन नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि इस दोनों सब्सटेंस में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन उसको बर्न होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए एटमॉस्फेयर में उतना ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होगा, इसका इनकम्प्लीट कंबसन हो जाएगा, क्योंकि एयर में बर्न कर रहे हो आप, तो इनकम्प्लीट कंबसन हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगी सूटी फ्लेम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सूटी फ्लेम? इनकम्प्लीट कंबसन अनबर्न्ड कार्बन होता है, धुआं, सिंपली बोले तो धुआं, ब्लैक रेसिड्यू, ब्लैक रेसिड्यू होगा, वहां पे अनबर्न्ड कार्बन होगा, बर्तन काले होने लगे, फ्लेम का कलर येलो होने लगेगा, ऑरेंज होने लगेगा। ठीक है, तो वो होता है अनबर्न्ड कार्बन, सूटी फ्लेम। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन की जो परसेंटेज है वो काफी हाई है, ऑल्दो उसका कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा, लेकिन कार्बन की परसेंटेज हाई है। यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज जब इससे कंपेयर करते हैं तो लेस है। लेस होने के कारण ये जो एटमॉस्फेरिक एयर में बर्न हो जा रहा है, ये एटमॉस्फेरिक एयर में कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको इसका कंप्लीट कंबसन कराना हो तो आप इसको एयर में बर्न ही ना करो, आप इसको कंप्लीटली किसमें बर्न करो, ऑक्सीजन में बर्न करो। अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो इसका कंप्लीट कंबसन हो जाएगा, और जब कंप्लीट कंबसन हो जाएगा तो यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहां के एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों? कार्बन कम है, यहाँ कार्बन ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्टेन करी जा सकती है। तो आयरन की वेल्डिंग में हम लोग इसका यूज करें, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च नाम है उसका, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। ऑक्सी ऑक्सीजन, एसिटिलीन इज दिस वन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ द आयरन। समझ में आया क्यों? क्लियर सबको? तो ये हो गया कंबसन के बारे में। कि CH4 है, तो CH4 है, यहां पे अगर हम क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करें, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज, सनलाइट या फिर यूवी रे। सनलाइट का मतलब लिखने का मतलब यहाँ पे यूवी रेज ही है, लेकिन एनसीईआरटी में सनलाइट लिखा है तो हम सनलाइट से ही काम चला लेते हैं, लेकिन एक्चुअल पर्पज यहाँ पे सनलाइट का यूवी रेज होता है, मतलब यहाँ पे ये होता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करता है और इसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन प्लस HCl। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करके HCl बना लिया। तो अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसका है तो ये एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ ये एक मॉलिक्यूल बनाया। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरोमीथेन का एक मॉलिक्यूल बना, क्लोरोमीथेन का एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल तो यहाँ रिएक्ट कर गया, एक मॉलिक्यूल अभी भी बचा हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल अब इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको हटाएगा यहाँ से, तो इसको हटाएगा फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे अब दो क्लोरीन वहां पे अटैच हो गए, इसको बोला जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, और साथ में क्या बन गया, HCl बन गया, डाइक्लोरोमीथेन HCl। अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ आकर के, तीन मॉलिक्यूल लोगे तो इसके नीचे जाएगा रिएक्शन, फिर चार मॉलिक्यूल लोगे तो चारों हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा,
कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा या टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो कितने नंबर होंगे डिस्प्लेसमेंट के, वो डिपेंड करेगा क्या, कितने क्लोरीन आपने ली, कितने हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड। ठीक है, समझ में आया? इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट हुआ, ये कहां पे होगा, ये होगा हमेशा अनसैचुरेटेड में कि सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां। सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, एडिशन में जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है अनसैचुरेटेड है, अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम या प्लेटिनम भी ले सकते हो, तो यहां पे क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ये बॉन्ड बीच से टूट गई, तो ये बॉन्ड जब बीच से टूट गई तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन अटैच्ड था, और यहाँ पे जो एक बॉन्ड थी उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो गया। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया, मतलब एक बॉन्ड इधर बन गई, एक बॉन्ड इधर बन गई, ऐड हो गया। अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, सैचुरेटेड बन, एडिशन हो गया। किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का, इसलिए इस एडिशन को क्या बोला, हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन ना लिए होते, यहाँ पे क्लोरीन ले, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय क्लोरीन ऐड हुआ होता, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। चलो क्लोरीन ना ले, यहाँ पे ब्रोमीन ले ले, अब यहाँ पे क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन ऐड होगा और नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीनेशन। ठीक है, समझ में आया? अब इस रिएक्शन का बहुत सारा यूज है। सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो होता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो वेजिटेबल ऑयल जो है, इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग मार्गेरीन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्गेरीन। तो वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड है, देखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ। सैचुरेटेड का जो रिएक्शन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड, कम रिएक्टिव होता है सैचुरेटेड। क्यों, सब्स्टिट्यूशन होना है ना। और ऐसे भी अगर आप देखोगे, ये जो दो बॉन्ड है ना, इस दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एक बॉन्ड वीक होता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वीकर बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण कि वहां पे ऐड होना बहुत आसान होता है। इसलिए ये जो है, इसमें रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। अनसैचुरेटेड में रिएक्शन काफी आसान होता है, सैचुरेटेड में रिएक्शन उतना आसान नहीं होता। इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वेजिटेबल ऑयल ज्यादा रिएक्टिव होगा, वेजिटेबल घी ज्यादा रिएक्टिव होगा, वेजिटेबल ऑयल ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसमें रेंसिडिटी ज्यादा होगी, इसमें, किसमें, ऑयल में होगी। ऑयल में बना हुआ जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन वेजिटेबल घी या मार्गरीन में बना हुआ फूड जल्दी खराब नहीं होगा, इसीलिए इसका फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का देखो, तो वेजिटेबल ऑयल और बटर, इस दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए दिया है, वेजिटेबल ऑयल और बटर। तो वेजिटेबल ऑयल और बटर, इस दोनों में आप क्या करो, क्वेश्चन क्या समझ में आया, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है केमिकली। तो दोनों के को ब्रोमीन वाटर डाल दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों में से किस में ब्रोमीन ऐड होगा, इसमें होगा। तो जब इसमें एडिशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, रिएक्शन होने के कारण इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर विल फेड। फेड हुआ, इसका मतलब ये जो है क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये हेल्दी है। और जिसमें कलर फेड नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर, इसका मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड, तभी तो ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो अनहेल्दी है। इथेनॉल सेकंड मेंबर किसका, अल्कोहल सेकंड मेंबर। इथेनॉल जिसका की फॉर्मूला है C2H5OH, इसका जो अपीयरेंस है वो कलरलेस होता है। उसके बाद न्यूट्रल होता है, ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वाटर में हाईली सॉल्युबल,
होता है, नॉर्बेसिक होता है, आयोनाइजेशन नहीं होगा। मैं अभी इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन नहीं होगी, वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल है। ये जो सब्सटेंस है इसका टेस्ट बर्निंग टेस्ट, ठीक है, कुछ पेपर में टेस्ट भी पूछा गया, टेस्ट इसका बर्निंग टेस्ट हो। ये जो है एंटी फ्रीजिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज हो, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफी कम है। तो ये कार के रेडिएटर में यूज किया जाता है बहुत सारी कोल्ड कंट्रीज में। जैसे कोल्ड कंट्री में कार की जो हमारी रेडिएटर होती है उसमें हम लोग कूलिंग ऑयल डालते हैं, या पानी पहले डाला जाता था उसको ठंडा करने के लिए, मशीन को ठंडा करने के लिए। तो पानी के साथ में इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाए। इथेनॉल को मिक्स कर देने से क्या होता है कि उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो विंटर के सीजन में खासकर जो कोल्ड कंट्रीज हैं, कोल्ड कंट्रीज में आपको पता ही होगा कि पानी वहां पे फ्रीज कर जाता है। तो वहां पे अगर इथेनॉल मिक्स कर दें तो पानी फ्रीज नहीं होगा, इसलिए वो कार के रेडिएटर में यूज किया। तो ये सब तो हो गया इसके फिजिकल। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, वो है रिएक्शन विद, बताते जाओ आप लोग के, किसी के पास नोट्स है, एक एक रिएक्शन बताते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। नाम बताओ। सोडियम है, तो जब इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ C2H5OH प्लस Na जो है हाइयर रिएक्टिव है H से, उसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बनेगा C2H5ONa प्लस H2। अब इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के कारण आप उसको टेस्ट कर सकते हो टॉप साउंड से, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। पानी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी, कंफर्म करना कि वहां पे जो है इथेनॉल ही है। कैसे पता चला, पता कैसे चला, आप वहां पे सोडियम डाल दो, सोडियम डालोगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, आप कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया पहला रिएक्शन, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। और रिएक्शन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसमें C2H5OH को हम लोग क्या करते हैं, एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, इस दोनों में से किसी एक सब्सटेंस के साथ, दोनों के साथ नहीं, किसी एक सब्सटेंस के साथ आप उसको गर्म करो। जब गर्म करोगे तो वहां पे प्रोड्यूस होगा CH3COOH, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा, ठीक है, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। 2 कार्बन का अल्कोहल था, इथेनॉल था, तो बना इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का अल्कोहल होगा, 3 कार्बन का एसिड बनेगा। 1 कार्बन का अल्कोहल होगा, 1 कार्बन का एसिड बनेगा। तो जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। एसिडिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा है, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया सोडियम मेटल टेस्ट। एक एक रिएक्शन का नाम देखते जाओ, सोडियम मेटल टेस्ट, इसका ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर वहां से रिमूव करना। तो C2H5OH, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, इसको डिहाइड्रेट करेगा, मतलब पानी बाहर निकालेगा, इसमें से पानी बाहर निकालेगा। तो ये जो सब्सटेंस है, ये देखिए ये सब्सटेंस है, इसमें से पानी बाहर निकाल लिया, ये हो गया पानी, निकल गया बाहर, पानी बाहर निकाल लीजिए H2O गैसियस फॉर्म में। बचा क्या, C2H4। C2H4 में तो पता ही है आपको कि डबल बॉन्ड होता है, लगा लीजिए डबल बॉन्ड, इथीन बन गया। तो अगर यहाँ पे प्रोपेनॉल होगा प्रोपीन बनेगा, ब्यूटेनॉल होगा ब्यूटीन बनेगा। समझ में आया, एक कार्बन में पॉसिबल नहीं, एक कार्बन के अल्कोहल में ये पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन के अल्कोहल में डिहाइड्रेशन नहीं होता। ओके, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सोडियम मेटल टेस्ट, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बताओ। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन। एस्टर की फॉर्मेशन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस दोनों को रिएक्ट करें। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जब रिएक्ट करोगे, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ
हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वहां पे बनेगा एस्टर, और एस्टर के साथ में वाटर वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल ले लो आप, जिससे आपने ले लिया C2H5OH, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। 90% क्वेश्चन इसी दोनों से होते हैं, 90%। 10% में ही दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं, 90% इसी से होंगे। इसको जब आप रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ से क्या करो, OH हटाओ, यहाँ से H हटाओ, CH3COO, और उसके बाद ये पार्ट OH5 H2O इन गैसियस फॉर्म। नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोइक। और जैसे ही ये सब्सटेंस बनेगी, इसकी स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और यही स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल क्या कंफर्म करता है कि एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। C2H5OH प्लस HCOOH, बताओ यहाँ रिएक्शन होगा, एस्टरिफिकेशन होगी? यस सर। पक्का? यस सर। कभी नहीं। तो मिथेनोइक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन कभी नहीं, मिथेनोइक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस्टर बनने के लिए COO बीच में होना चाहिए, ये जब बीच में होगा तभी एस्टरिफिकेशन हो सकता है। मिथेनोइक एसिड के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल क्या इसके साथ है, देखो तो, CH3OH प्लस CH3COOH, बताओ तो क्या यहाँ रिएक्शन होगा? Yes, बिल्कुल, यहाँ पे रिएक्शन होगा। मिथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा, H यहां से हटाओ, OH यहां से हटाओ, तो CH3COOCH3 प्लस H2O। समझ में आया क्या बोला मैंने? एस्टरिफिकेशन मिथेनोइक एसिड के साथ सिर्फ नहीं हो सकता, बाकी हर जगह। ठीक है, एस्टरिफिकेशन कौन सी एसिड में नहीं होगा? मिथेनोइक एसिड में नहीं होगा, बाकी हर जगह। मिथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन में यहाँ पे जो सब्सटेंस बनेगा क्या बनेगा? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट वाटर गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लो तो क्या बनेगा? C3H6O2। ये किसी पेपर में क्वेश्चन, हाँ किसी पेपर में था, इसलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया। क्लियर, समझ में आया? ये हो गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन, और कोई रिएक्शन है? हो गया। अच्छा, इसका यूजेज भी सुन लो, इथेनॉल का यूजेज। इथेनॉल का पहला यूज होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है? 95% इथेनॉल और 5% वाटर। दूसरा होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसमें कि 100% इथेनॉल होता है। तीसरा होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल खासकर फैक्ट्री सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, फैक्ट्री सप्लाई में जिसका की कंजम्पशन नहीं होना है, क्योंकि इथेनॉल एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। बहुत सारी टॉनिक्स, कप सिरप के इंग्रेडिएंट्स, ये सब इसी में डिजॉल्व होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते, इसी में डिजॉल्व होते हैं। तो क्या किया जाता है कि इसमें इसकी बेस तैयार की जाती है, जिसमें कि ये सब चीजें मिक्स होगी। इथेनॉल का कप सिरप का इंग्रेडिएंट या टॉनिक्स का इंग्रेडिएंट मिक्स होता है। तो वैसी कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर साबुन बनाना, वार्निश बनाना हो, पेंट बनाना हो, तो वैसी कंडीशन में गवर्नमेंट उसको डीनेचर्ड कर दे, सो दैट कि उसका जो है कंजम्पशन ना हो पाए। डीनेचर्ड करने का मतलब क्या होगा? उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेज मिला दी जाएगी, जैसे कि कॉपर सल्फेट, पायरिडीन और मिथेनॉल। मिथेनॉल अल्कोहल का ही पहला कंपाउंड है, लेकिन वो हाईली पॉइजनस होता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। तो अगर उस तरह का अल्कोहल कोई पर्सन कंज्यूम कर लेता है तो ब्लाइंड हो जाएगा, और वो जो है लीवर को भी डैमेज करेगा। ठीक है, ये हो गया इथेनॉल का यूजेज। इथेनोइक एसिड जो है, इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। इथेनोइक एसिड सेकंड मेंबर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये एसिड, इथेनोइक एसिड, ये एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 17 डिग्री। तो ये विंटर के टाइम में क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। विंटर के टाइम में 100% प्योर की बात कर रहा हूं, 100% प्योर इथेनोइक एसिड विंटर के टाइम में फ्रीज हो जाएगा, एंड इट विल लुक लाइक व्हाइट ग्लेशियर, बर्फ की तरह लगता है।
इसीलिए हम लोग इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पानी में सॉल्युबल है इन एनी प्रोपोर्शन, क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, एकदम क्लियर। विनेगर देखा है ना आप लोगों ने, उसी तरह का सॉल्यूशन बनाता है। विनेगर इज व्हाट? विनेगर इज 5 to 8% इथेनोइक एसिड रेस्ट इन वाटर, ठीक है, विनेगर की तरह का सॉल्यूशन। एसिडिक प्रॉपर्टी है तो आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। पीएच पेपर पे इसका कलर लाइट एसिडिक होने के कारण, हल्का कंज्यूमेबल एसिड है ना ये, तो इसका एसिड जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है 4-5 के आसपास होता है, तो ये पीएच पेपर पे कलर जो दिखाएगा वो ऑरेंज येलो कलर का दिखाएगा, ठीक है, ऑरेंज येलो कलर का दिखाएगा। और इसका और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बच गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब पॉइंट आपको बताइए। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। चलो केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, पहला प्रॉपर्टी बताओ। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां पे बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O गैस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि CH3COOH है और इसको रिएक्ट कराया हमने Na2CO3 के साथ, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 गैसेस फॉर्म में है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा एक और रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ सेम रिएक्शन होता है। तो CH3COOH प्लस NaHCO3, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होगा? लाइम वाटर मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चला? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसी से मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हुआ। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे लाइम वाटर में, तो फिर से वो कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 गोल्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों इसका एसिड का कन्फर्मेटरी टेस्ट। क्या ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा? नहीं होगा। तो अगर आपको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट करना हो, ये रिएक्शन का, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्म करना कि वहां पे ये सब्सटेंस। नेक्स्ट रिएक्शन बताओ। एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर होता है, उसमें तो कोई बात नहीं। एस्टरिफिकेशन हो गया। सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी एस्टर को हम NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वहां पे बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, और साथ में जिस अल्कोहल से बना है वही अल्कोहल वापस। इस प्रोसेस का नाम है सपोनिफिकेशन, इसको सपोनिफिकेशन बोला जाता है। एस्टर को जब आप NaOH या KOH के साथ गर्म करोगे तो उस एसिड का सॉल्ट मिलेगा और साथ में अल्कोहल मिलेगा। दिस रिएक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द रिवर्स रिएक्शन ऑफ द एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या देखा था? एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बन रहा था। यहां पे क्या बन रहा है? एस्टर प्लस NaOH एसिड, सॉल्ट ऑफ द एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिवर्स रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं। तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, उस वेजिटेबल ऑयल को अगर आप NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्ट करो, गर्म करो इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। NaCl क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? ये हार्डनिंग में, सोप की हार्डनिंग में काम आता है। तो यहाँ पे बनेगा सोप, और सोप के साथ में बनेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ऑल लगा है, मतलब क्या है? वो अल्कोहल है, अल्कोहल है, OL लगा है ना, मतलब अल्कोहल है। 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल, ये है ग्लिसरॉल। 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल, ये है ग्लिसरॉल, ये होता है ग्लिसरॉल। सुनो, समझ में आ गया? ये सोप है। अब सोप के जो कॉमन फॉर्मूला जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में दे रखे हैं वो है C15H31COONA या C17H35COONA। Na की जगह पे K भी हो सकता है। ये दो कॉमन एग्जांपल है सोप के। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सोप। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, जिसमें कि Na वाले पार्ट को यहाँ पे पॉजिटिव आयन से, ये COONA है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया COONA, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। ये वाला पार्ट होता है लॉन्ग एल्काइल ग्रुप का, इस पार्ट को हम लोग टेल बोलते हैं, और ये वाला पार्ट हेड वाला पार्ट।
टेल वाला पार्ट जो है ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड वाटर। वाटर के टुवर्ड क्यों अट्रैक्टेड होगा? क्योंकि वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर कंपाउंड। क्योंकि वाटर को देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, पोलर का मतलब क्या? पोलैरिटी होगी वहां, पोलैरिटी मतलब चार्ज होगी वहां पे। तो वाटर में तो खुद चार्ज है, तो वो चार्ज इस चार्ज के टुवर्ड अट्रैक्टेड होगा। तो ये जो सब्सटेंस है, जो सोप का मॉलिक्यूल है, सोप के मॉलिक्यूल में दो एंड है, एक हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोफिलिक एंड है। अब जब कोई भी ये सोप का मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? कहीं भी जो डस्ट पार्टिकल्स अटैच होता है, डस्ट पार्टिकल्स हमेशा ऑयल पे अटैच होता है, जिसको ऑयली डर्ट बोलते हैं। जैसे ये ऑयली डर्ट है जहां पे डस्ट पार्टिकल्स अटैच है, जब आप इस पे सोप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सोप के साथ पानी भी अप्लाई करोगे। तो सोप के साथ जब पानी अप्लाई करोगे तो सोप का जो ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल या फैट। तो ये जो ऑयली डर्ट है, कभी भी हमारी बॉडी में, कपड़े पे, किसी भी जगह पे जो डस्ट पार्टिकल अटैच होगा वो ऑयल पे अटैच होगा या फैट पे अटैच होगा। तो सोप का जो ये टेल वाला एंड है, टेल वाला एंड इसके ऊपर में आकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और इसका जो आयोनिक पार्ट है, वो आयोनिक पार्ट हमेशा बाहर की तरफ होगा। ये बाहर की तरफ होगा, बाहर किधर? पानी की तरफ, पानी की तरफ होगा। ये जो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिखो दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों चार्ज है। ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बने, इज इट 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल है। बाहर का पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्टेड है। क्यों पानी की तरफ अट्रैक्टेड है? क्योंकि पानी इटसेल्फ इज अ पोलर कंपाउंड। अगर पानी की जगह यहाँ इथेनॉल ले लें तो क्या ये ओरिएंटेशन बनेगी? नहीं बनेगी। इस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को हम लोग मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। तो हर एक टेल एंड थोड़े थोड़े फैट को अपने साथ में डिजोल्व कर लेता है, थोड़े थोड़े फैट को अपने साथ में डिजोल्व कर लिया। अब फैट जो है वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। जितने सोप के मॉलिक्यूल, लाखों सोप के मॉलिक्यूल वहां पे अटैच होंगे, वो टुकड़े में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में, जिस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफाई हो गया। अब आप उसको थोड़ी सी भी रब करोगे वो वहां से हट जाएगा। यहाँ पे मैकेनिकल रिमूवल करनी पड़ती है, अपने आप रिमूव नहीं। दिस मैकेनिकल रिमूवल इज कॉल्ड एज एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन करके आप इसको हटा दो। ये हो गया वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? लेकिन यही सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, और ये आयन क्या करते हैं? इसके एक्टिव आयन को डीएक्टिवेट करके स्कम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? SCUM, स्कम बना देते हैं, जो कि इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। किसका? सोप का। वो इनएक्टिव इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल सोप का, जिसको हमने स्कम बोला, अब एक्शन नहीं करे। ठीक है? तो हार्ड वाटर के साथ ये प्रॉब्लम है, सोप काम नहीं करता। उसकी सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया गया? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वहां पे क्या है कि यहाँ पे सोडियम सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जिससे क्या होगा कि वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो दैट कैन वर्क इन बोथ हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। तो डिटर्जेंट कैन वर्क इन बोथ हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वाटर को पॉल्यूट करेगा। सोप कभी वाटर को पॉल्यूट नहीं करेगा, बिकॉज सोप इज वाटर, सोप इज बायोडिग्रेडेबल। ओके,